नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। आप सभी को पता होगा क्लास 6 हिस्ट्री आपकी ख़त्म हो चुकी है, जिसको कंप्लीट मैंने करा दिया है। आज मैं बात करने वाला हूं 7th क्लास की हिस्ट्री की, जिसका आज पहला टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। आज टॉपिक रहने वाला है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इस टॉपिक में मुख्य तौर पे 700 से 1750 के बीच में आज तक, यानी कि 700 और 1750 के बीच में जितने भी परिवर्तन हुए थे, उन सभी परिवर्तनों की पड़ताल करने वाले हैं, यानी कि उन सभी परिवर्तन को इस टॉपिक में देखने वाले हैं। इस टॉपिक से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको दिखाना चाहूँ, अगर आप लोग नोट्स खरीदना चाहोगे, जैसे टॉपिक आपका है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के परिवर्तन 700 से 1750, आपको नोट्स मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों मैं नोट्स की बात करूं, नोट्स आपके चैप्टर वाइज होंगे, महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आपको सारे के सारे नोट्स मिलने वाले हैं। नोट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कंप्लीट देखने को मिलेगा, क्लास 6, 7, 8। तो इस टॉपिक से जितने भी अब तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे अल इदरीसी से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, हर चैप्टर के PYQ क्वेश्चन आपको नोट्स में देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग वाकई में बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हो, तो आप सभी के पास ये नोट्स होना अति आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों इस नोट्स में आपके क्या मैंने सेलेक्ट किए हैं, आप सभी को एक चीज़ यहाँ पर देने का प्रयास किया है, वे हैं आपके PYQ क्वेश्चन। आपको कोई भी टीचर इस प्रकार से नोट्स प्रोवाइड नहीं कराएगा जिस प्रकार से मैंने अपनी मेहनत के जरिए इन नोट्स को तैयार किया है। इन नोट्स में आपको वर्ष 2011 से अब तक के सारे क्वेश्चन SST को चैप्टर वाइज देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। जैसे आज मैं इस टॉपिक में आपको क्या कराने वाला हूँ, 1000 वर्षों के परिवर्तन की पड़ताल वाला टॉपिक कराने वाला हूँ। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको नोट्स में सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना इस टॉपिक यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। टॉपिक आपको पता हो गया, 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, अरब भूगोलवेत्ता की। भूगोलवेत्ता ऐसा व्यक्ति होता है जो भौगोलिक चीज़ों का एक प्रकार से ज्ञाता होता है। एक अरब भूगोलवेत्ता था अल इदरीसी। 1154 में उसने एक चित्र बनाया था, नक्शा बनाया था, ठीक है ना, भारत का ही नक्शा उसने बनाया था और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता था, ठीक है ना। तो अल इदरीसी के बारे में आपने यहाँ पर जान लिया, जो कि क्या था, एक अरब भूगोलवेत्ता था। उसने 1154 में दोस्तों भारत का उपमहाद्वीप का एक नक्शा बनाया था, ठीक है ना। तो इतना आपको यहाँ पर पता हो गया। अल इदरीसी ने नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह जहाँ हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, यानी कि इसने उल्टा बना दिया था और जगहों का नाम इसने अरबी भाषा में किया, जगहों का नाम इसने अरबी भाषा में दिया था। आप लोग इस मानचित्र को यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। इस मानचित्र को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया मानचित्र है। अब आपको नीचे ले चलता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने आपको अल इदरीसी के बारे में यहाँ पर कंप्लीट जानकारी बता दी और यहाँ पर देख सकते हो 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। इसमें दोस्तों दिखाया गया है भारत के नक्शे को, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं बात कर लूँ इस टॉपिक से, जितना अभी आपको बताया मैंने, अल इदरीसी भूगोलवेत्ता अरब का था, तो इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपका। तो क्वेश्चन पर एक नज़र यहाँ पर डाल लेते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अल इदरीसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के बारे में सही कथन है। वह एक फारसी भूगोलवेत्ता था। नहीं दोस्तों, वो तो एक अरब भूगोलवेत्ता था। कैसा भूगोलवेत्ता था? अरबी था, ना कि फारसी था। जगहों के नाम अरबी में चिन्हित हैं, बी सही हो जाएगा। श्रीलंका ऊपर की ओर, उत्तर भारत के नीचे की ओर दिखाई पड़ता है, तो ये बात भी सही यहाँ पर हो जाएगी।
श्रीलंका को ऊपर कर दिया, उत्तर भारत को उसने नीचे कर दिया, यानी कि उल्टा बना दिया था। तो बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आप सभी लोगों से पूछे जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि एक अरब भूगोलवेत्ता था, ना कि फारसी। मानचित्र पर अंकित स्थानों का नाम अरबी भाषा में रखा गया था। अपने प्रसिद्ध मानचित्र में उन्होंने श्रीलंका को ऊपर और दक्षिण भारत को नीचे दिखाया। तो इतनी जानकारी मैंने आपको बताई, जो कि महत्वपूर्ण थी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग इन नोट्स को खरीद लेना। अगर मैं नोट्स की प्राइस की बात करूं तो बहुत कम प्राइस में मैं आपको अभी प्रोवाइड करा रहा हूं डिस्काउंट के साथ। मात्र आपको 199 रुपये में नोट्स मिलने वाले हैं। नोट्स में क्या क्या होगा आपका, हिस्ट्री कंप्लीट होगा 678 का, ज्योग्राफी भी कंप्लीट होगा 678 का, पॉलिटी भी कंप्लीट होगा 678 का, विथ हर चैप्टर के पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको इजी प्रकार से मिलने वाले हैं। जैसे नोट्स मैं यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने खुद आपके लिए यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण जानकारी। आप देख सकते हो, अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी 1154 में भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बनाया। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ उत्तर भारत को ढूंढेंगे। श्रीलंका का द्वीप ऊपर है। तो यही सब कुछ अभी एग्जाम के क्वेश्चन में आया था, जिसको मैंने अभी यहाँ पर अच्छे ढंग से आपको बताने का प्रयास किया है। ऐसी क्लास आपको शायद बाद में मिले, तो यह आप लोग पहली क्लास कह सकते हो, क्लास 7th की। क्योंकि जिन लोगों ने या जिन स्टूडेंट ने या जिन भी कैंडिडेट ने नोट्स खरीद लिए हैं, तो वो तो अपना रिवीजन कर सकेंगे। आप रिवीजन कैसे करोगे, आप टॉपिक के क्वेश्चन कैसे कहाँ से ढूंढोगे, तो उसके लिए आपको नोट्स खरीदना अति आवश्यक पड़ेगा। तो आप लोग अभी व्हाट्सअप नंबर पे, इस नंबर पे आप लोग कॉल करो फटाक से। इस नंबर पे आप लोग कॉल करो फटाक से 9696400597। व्हाट्सअप करना, मैसेज करना, नोट्स चाहिए लिख देना, तो नोट्स आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। ठीक है ना। और यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इसी नक्शे का इस्तेमाल करते थे, जो कि अल इदरीसी ने बनाया था दोस्तों। अब आ जाते हैं नई और पुरानी शब्दावली पर। तो नई पुरानी शब्दावली, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से अलग अलग है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार से ही नहीं आती, बल्कि समय के साथ अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान शब्द की, हिंदुस्तान शब्द भी समय समय के साथ अपना एक अलग अलग अर्थ देता रहा। जैसे मैं बात कर लूँ हिंदुस्तान शब्द की, तो ध्यानपूर्वक आप लोग यहाँ पर समझना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिंदुस्तान शब्द से। तो हिंदुस्तान का अर्थ हम लोग वर्तमान में भारत के संदर्भ में लेते हैं, परंतु पहले जमाने में कुछ अलग ही था। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो एक मिनहाज ए सिराज एक दोस्तों इतिहासकार हुआ था, रजिया सुल्तान के टाइम में था ये वाला, 13वीं सदी में है ना, फारसी का था। और इसने हिंदुस्तान शब्द का जो प्रयोग दोस्तों किया था, इसने पंजाब क्षेत्र को दिखाने के लिए, हरियाणा क्षेत्र को दिखाने के लिए तथा गंगा यमुना के बीच वाले इलाके को दिखाने के लिए मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द को दर्शाया था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में आते थे। जब दिल्ली सल्तनत काल चल रहा था, जो दिल्ली के सुल्तान के अंतर्गत जो राज आते थे, उन्हीं को इसने हिंदुस्तान बका था, यानी कि बोला था। ठीक है ना। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी भी नहीं हुआ था। तो कभी भी नहीं हो पाया हिंदुस्तान शब्द में। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अभी आपको कराऊंगा तब आपको पता चलेगा। इसके विपरीत अगर मैं बात करूं 16वीं सदी की, आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए कहा। तो वहीं 16वीं सदी में एक आ गया आपका बाबर आ गया ना, तो उसने हिंदुस्तान शब्द का कुछ अलग ही अर्थ निकाला। उसने कहा कि ये उपमहाद्वीप है, भूगोल, पशु पक्षी है, यहाँ के निवासी हैं, इसने इस प्रकार से निकाला। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद से ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था बाबर के जमाने में, तो इतना महत्वपूर्ण था, उसको मैंने आपको बताने का यहाँ पर प्रयास किया।
तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बार बार आपको क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने यहाँ पर नोट्स खरीद लिए हैं वे कहेंगे कि सर आपने फिर नोट्स क्यों बेचे थे, या क्यों आपने सर ये नोट्स मेरे को दिए थे, वो भी रुपए लेकर के। तो ऐसा मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहूँगा, तो इसलिए कहूँगा आप लोग इन नोट्स को अवश्य रूप से खरीद लेना, बिल्कुल कम प्राइस में आपको मिल रहे हैं, तो आप क्यों टेंशन में पड़ते हो। क्वेश्चन हिंदुस्तान शब्द से कुछ इस प्रकार से है, समय के साथ अर्थ विकसित होता गया, तो पहला वक्तव्य यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर कहता है 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था, और 16वीं सदी में इस शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल पशु पक्षियों के रूप में था। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी करते हैं, पहला सही हो जाएगा। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए 13वीं सदी ने किसने पंजाब हरियाणा के इलाकों को संदर्भित किया था, तो उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा दोस्तों मिनहाज सिराज। मिनहाज ए सिराज ने ये कहा था। वहीं मैं 16वीं सदी की बात कर लूं तो 16वीं सदी में आपका बाबर आ चुका था। बाबर ने कहा कि भूगोल के पशु पक्षियों के रूप में इसका बात करता है वो। तो दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है ना दोस्तों, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जितने भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यानी कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नए वाले लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को। चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेगी। अब बात करेंगे मोटे तौर पर 700 से 1700 बीच के परिवर्तन जो 1000 वर्ष के हुए थे, ठीक है ना। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो यहाँ पर अच्छे हों, जिनसे क्वेश्चन आते हों। जैसे कागज समय के साथ सस्ता होता गया था, बड़े पैमाने पर उपलब्ध होता गया। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब किताब, करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे थे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ या मंदिर पांडुलिपियां किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अब अभिलेखागार एक शब्द आया है। अब अभिलेखागार के बारे में आप लोग यहाँ पर समझ लो। यहाँ पर लिखा हुआ है अभिलेखागार से, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय, राज्य और सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख व लेन देन का ब्यौरा या रिकॉर्ड रखते हैं। तो यह पांडुलिपियों या दस्तावेजों को संग्रह करने का एक माध्यम माना जाता है, ठीक है ना। और कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो और एक आप लोग याद रखना बात, 700 से 1700 बीच के जो 1000 वर्ष के परिवर्तन है, उनमें आपके मुख्य तौर पर क्या क्या परिवर्तन आए थे। तो लोगों के सामने नई नई चीजें यहाँ पर आ चुकी थी, नई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन लोगों को होने लगे थे। जैसे सिंचाई में रहट आ गया था, कताई में चरखा आ गया था। कताई में चरखा, सिंचाई में रहट। सिंचाई में रहट क्या होता है, ये बैलों के द्वारा एक प्रकार से सिंचाई की जाती है। कुएं से बाल्टियों का पानी बाहर निकलता है, आपको शायद पता हो, ठीक है ना। तो सिंचाई में रहट आ चुकी थी, कताई में चरखे आ चुके थे, युद्ध में आग्नेयास्त्रों बारूद वाले हथियार आ चुके थे, ठीक है ना। और उपमहाद्वीप में नया खान पान आ चुका था, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी आ चुका था। और ये तमाम प्रकार के नए नए परिवर्तन हो रहे थे। फसलों के साथ भी नए नए परिवर्तन आए और विचार भी लेकर के आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। और लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर भी जाया करते थे, है ना। यात्राएं बड़ी दूर दूर किया करते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। रहट का चित्र यहाँ पर दोस्तों दिखाया गया है। रहट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रहट, जो कि बैल से पानी खींचा जाता था। अब आगे बात कर लूँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की। जैसे राजपूत लोगों का उदय होने लगा था। राजपूत का मतलब राजा का पुत्र, जो कि 8वीं से 14वीं सदी के दौरान। और कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण मेरे को नहीं लग रहा है जहाँ से क्वेश्चन बन सके, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्तुति। अभी दूसरे चैप्टर में आपको ये सारी जानकारी बताऊंगा, यहाँ पर शॉर्टकट में दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया करते हैं। तो यहाँ से और एग्जाम में क्वेश्चन आया करते हैं
पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी बड़े बड़े परिवर्तन आया करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या परिवर्तन दोस्तों हुआ करते थे। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तन में कुछ थे, नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी थी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण होने लगा था, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व। आगे यहाँ पर बताया गया, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर था। यानी कि ब्राह्मण पहले से ही बड़े एकदम कैसे प्रवृत्ति के रहे होंगे। आपको पता होगा कि ये अपने हित में या अपना सम्मान पाने के लिए ग्रंथ लिखा करते थे संस्कृत के, जिससे कि आज भी उनका प्रभाव आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं को प्रतिष्ठा की चाह में थे। तो राजा भी अपनी प्रतिष्ठा या सम्मान पाने के लिए इनके संरक्षक बने रहते थे, ब्राह्मणों के यानी कि पुरोहितों के। संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। तो ब्राह्मण और राजा इन दोनों का दबदबा बढ़ गया था, क्योंकि ये संरक्षक थे एक दूसरे के, कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में भी आता है। पुजारियों के विशद कर्म कांड के बिना भक्त स्वयं पहुंच सके, तो ऐसी बातें यहाँ पर उभर कर सामने आती हैं। इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है जहाँ से क्वेश्चन आ सके एग्जाम में। और यहाँ पर दोस्तों एक बात और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्या देख सकते हो, तो कई शासक इस्लाम, इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण दिया करते थे। एक शब्द यहाँ पर आएगा, उसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों की विधि सम्मत नेता मानते थे। कुछ सुन्नी खलीफाओं ने प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों, जहाँ से आएगा उतना मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। एक लाइन यहाँ पर थी, वो यहाँ पर शायद कहाँ गायब हो गई, उसको आपको बताना चाहता था। वो लाइन आपकी यहाँ पर थी, सफ़ी और हनफी, सफ़ी और हनफी कुछ लिखा होता है यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, अब दिखाई पड़ गई। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं। तो यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, यहाँ से आया हुआ है। तो हनफी और सफ़ी क्या है दोस्तों? ये इस्लामी न्याय का सिद्धांत है। क्या है? इस्लामी न्याय का सिद्धांत है। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, कहाँ है आपका क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, 2014 में आया था। सफ़ी हनफी क्या है? तो न्याय के इस्लामी सिद्धांत है, न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और मैंने अभिलेखागार के बारे में आपको बताया था, जहाँ पर पांडुलिपियाँ और दस्तावेज रखे जाते हैं, ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेजों को रखा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इतना आपको बता दिया मैंने। अब कुछ इतिहासकार भी इस युग में आए हुए थे। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ये किसने बांटा था? तो एक व्यक्ति था आपका जेम्स मिल। जेम्स मिल ने 1817 में भारत के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जेम्स मिल ने हिंदू मुस्लिम में, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश भारत में। तो हम जेम्स मिल के बारे में जो आपकी 8th की जो हिस्ट्री है उसमें अध्ययन करेंगे, परंतु मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर बता दिया। और इन लोगों ने क्या क्या माना कि विभाजन जो है हिंदू मुस्लिम का, ये शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है, ऐसा अंग्रेजों को कहना था। इस पर ही आधारित था हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश सरकार, कि अंग्रेज मानते थे कि भारत में जो हमने इनका विभाजन किया इतिहास का, वो धर्म के आधार पर किया है, जो कि पूर्णतया गलत था अंग्रेजों के हिसाब से। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा होती है। इस काल विभाजन को आज बहुत इतिहासकार, कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तैयार करते हैं या तय करते हैं दोस्तों। तो इतना ही इस चैप्टर में आपका महत्वपूर्ण था, जिसको मैंने बताने का कष्ट यहाँ पर किया है। क्या किया है? कष्ट किया है। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो, हिंदू मुस्लिम भारत के बारे में क्वेश्चन आया, विभाजन का आधार, ठीक है ना, सी।
ये वाला आपका हो जाएगा। शासकों का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, अंग्रेजों ने यही माना जो कि अभी आपको मैंने बताया। इस विचार पर आधारित शासकों का धर्म एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन था। और यहाँ पर क्वेश्चन प्राचीन, मध्य, आधुनिक, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। उसी प्रकार और नीचे भी क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है 2019 के पेपर में, और यह क्वेश्चन 12 के पेपर में ही आया हुआ है। और आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो 2021 में क्वेश्चन आया था, हिंदुस्तान शब्द मिनहाज ए सिराज आपको बताया था ना, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग इन नोट्स को खरीद लेना, बार बार आपसे कहता हूँ, ठीक है ना। तो नोट्स आप लोग खरीद लेना ना। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कॉल करना, 96 400 597 पे आप लोग व्हाट्सअप पर मैसेज या कॉल करना, आपसे मैं खुद बात करूंगा। मात्र 199 रुपये में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, कंप्लीट सिलेबस को जो खत्म करेंगे, ठीक है ना। इस पर आप लोग कॉल कर लेना मेरे से, और नोट्स आप लोग खरीद लेना, रिवीजन में काम आएंगे, नंबर आपको पूरे दिलाएंगे, क्योंकि PYQ क्वेश्चन आपके रहेंगे और मैं खुद यहाँ पर बैठा हुआ हूँ आपको समझाने के लिए। तो सारी चीज़ें आपकी कंसेप्ट क्लियर होगा, PYQ क्लियर होगा, हर चीज़ आपकी प्रॉब्लम वाली सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो फटाक से व्हाट्सएप पर आप लोग कॉल करो या मैसेज करो, मैं आपसे बात करूँगा, आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों यह चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट चैप्टर में बात करूँगा आपके राजा और उनके राज्य की। तो उससे पहले आप लोग नोट्स को खरीद लेना, शायद 2 से 3 4 5 दिन तक आपकी क्लास ना हो सके, ठीक है ना, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आप लोग उससे पहले नोट्स को अवश्य रूप से खरीद लेना। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।